हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, 2 दिन हुए हैं, सितंबर की करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन आ चुकी है, जिसको मैंने जैसे ही वो मैगजीन आई है परसों ही मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। और जब ये करंट अफेयर्स को हम लोग पूरा कंप्लीटली कवर कर लेंगे तो अंडरलाइन करने के बाद जो मैगजीन के इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे वो पूरी की पूरी अंडरलाइन करके मैगजीन भी मैं जब ये कंप्लीट होगी लगभग 10 से 15 दिन में तब एक दोबारा पोस्ट कर दूंगा इसको। तो अगर आप लोग ब्लैंक वाली करंट अफेयर्स देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर मैंने पोस्ट कर दी है। और इधर बीच मेरी ट्रेनिंग चल रही थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो है कि 2024 में जो चुनाव है उसके लिए, तो इसलिए करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं आ पा रही थी। और विजन आईएएस की मंथली मैगजीन भी नहीं आई थी, जो 3 दिन हुए, लगभग 3 से 4 दिन हुए हैं। तो अब इस पर हम रेगुलर क्लास करेंगे और जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी वो सब आप टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में आप अपने से पूछ सकते हैं। वहां पे मैं रिप्लाई करता हूं, आपसे बात कर लेता हूं। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उसे ज्वाइन कर लेना। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बताते चलूं कि यहाँ पर आपको मई की मिल जाएगी, जून, जुलाई और अगस्त। तो ये 4 महीने की हमने मंथली करंट अफेयर्स को बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। तो आज हम लोग कर रहे हैं सितंबर की मैगजीन की पहली क्लास, और जिसमें हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, पॉलिटी सेक्शन। सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो होता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नारी शक्ति वंदन, अर्थात आधी आबादी को 1/3 आरक्षण। महिलाओं की आधी आबादी है, आधी पुरुषों की है, तो महिलाओं की जो आधी आबादी है उसको 1/3 आरक्षण का जो बिल आया है उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। फिर एक साथ चुनाव कराना, यानी लोकसभा का चुनाव और राज्यसभा का चुनाव, राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराना, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पर पर्सनैलिटी राइट्स, व्यक्तित्व का अधिकार, इस पर चर्चा करेंगे। और संसद का सचिवालय, सेक्रेटरिएट जो होती है वो कैसे काम करती है, कैसे उसके अधीन होती है, लोकसभा के कैसे होती है, राज्यसभा कैसे होती है, ये सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे कुछ संक्षिप्त सुर्खियां दी हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं नारी शक्ति से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो कि पहला टॉपिक है आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया है, ये यानी कि जो एक्ट बन चुका है, 106 नंबर का एक्ट बन चुका है। अब आपके लिए ये जानना है कि एक होता है बिल और एक होता है एक्ट, मतलब विधेयक और अधिनियम, दोनों में अंतर क्या होता है। कुछ बच्चे बिगिनर होंगे जिनको ये जानकारी नहीं होती है, तो मैं आपको बताते चलूं कि जो बिल होता है दोस्तों, ये बिल तब तक रहता है, जिसको विधेयक कहते हैं हिंदी में, जब संसद और अर्थात लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, पारित किया जाता है, ये सारी चीजें। लेकिन जब इस पे प्रेसिडेंट महोदय की मोहर लग जाती है, साइन हो जाते हैं, अर्थात सील लग जाती है, तो राष्ट्रपति की जब मंजूरी मिल जाती है तो यही बिल आगे चल के क्या होता है, एक्ट बन जाता है, अर्थात अधिनियम बन जाता है। तो बिल और एक्ट की संख्या भी अलग अलग हो सकती है। जैसे 128वें नंबर का यह विधेयक था, अर्थात बिल था, लेकिन जब इसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दी तो ये 106 नंबर पे जो है कि अधिनियम बन गया। तो आप कहोगे सर 106 और 128 में अंतर क्यों है? क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि लगभग 22 विधेयक ऐसे थे जो पारित नहीं किए गए, अर्थात राष्ट्रपति ने उसमें मंजूरी नहीं दी, या लोकसभा विघटन के समय वो व्यपगत हो गए, लैप्स हो गए। तो इस वजह से संख्या जो है कि विधेयक की अलग होती है और अधिनियम की अलग होती है। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी क्वेरी है जो आपको बतानी है कि 104 नंबर का जो अधिनियम था वो कब पारित किया गया और किस टॉपिक से रिलेटेड था, और 105 नंबर का जो अधिनियम था ये कब पारित किया गया और ये किस टॉपिक से रिलेटेड था। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि 106 विधेयक अर्थात अधिनियम जो है इतना महत्वपूर्ण है कि आपके पीसीएस के एग्जाम्स में, यूपीएससी के एग्जाम्स में आपसे मैचिंग करने के लिए दे देगा कि 102 किस वर्ष आया, 103 किस वर्ष आया, 105 कब आया, 106 कब आया, या इनकी थीम क्या थी। जैसे 105 महिला आरक्षण से संबंधित है, 103 ईडब्ल्यूएस कोटे से संबंधित है, 102 ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। तो इसी तरीके से 104 और 105 भी आपसे पूछ सकता है। इसीलिए मैंने आपको यहां पर क्वेश्चन बना के रखा है कि आपको ये बताना है। तो देखते हैं, संविधान 106 जो संशोधन था, अधिनियम 2023 को पारित कर दिया गया, जिसके अंतर्गत लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया। कितना दिया गया आरक्षण? 1/3। अर्थात मान लीजिए कि दिल्ली विधानसभा की जो सीट है वो कितनी दोस्तों, 70 सीट है। अब 70 का 1/3 अगर आप करेंगे तो लगभग 23 के आसपास आएगी। कितनी सीट आएगी? 23 सीट। तो अब ये 23 सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की सीट है 543,
क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन की प्रोसेस को समाप्त कर दिया गया। तो 543 का अब अगर आप इसका 1/3 करेंगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा, लगभग 180 या 181 के आसपास सीटें आएंगी। और यहां पे अब राज्य विधानसभा का मतलब हो गया जितनी भी राज्य विधानसभाएं हैं, चाहे वो यूपी की 403 सीटें हो या फिर बिहार की 240-45 के आसपास हो या फिर एमपी की हो, सिक्किम की हो, कहीं की भी राज्य विधानसभा जब वहां पे चुनाव हो रहा होगा तो उसमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। तो ये बातें तो आपको समझ में आ गई कि लोकसभा में है, राज्य विधानसभा में और दिल्ली की विधानसभा में है। लेकिन यहां पर जो प्रश्न बन सकता है आपसे, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि क्या राज्यसभा में भी ये रिजर्वेशन किया गया है, तो हम कहेंगे नहीं सर, राज्यसभा में नहीं दिया गया है। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरीज है और उसके पास भी विधानसभा है, और पुदुचेरी भी यूनियन टेरिटरीज है, इसके पास भी एक विधानसभा है, क्योंकि पुदुचेरी और दिल्ली दोनों ही राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। तो क्या पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में भी ये नियम अप्लाई होगा, तो साफ समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी में ये नियम अप्लाई नहीं होगा। केवल और केवल एक ही यूनियन टेरिटरीज है जो दिल्ली है, जिसकी विधानसभा में महिला आरक्षण अभी दिया गया है। हालांकि इसको जो राज्यसभा है या राज्य विधान परिषद है या फिर आप देखोगे जम्मू कश्मीर की विधानसभा, पुदुचेरी की विधानसभा, यहां तक विस्तार करने पर विचार चल रहा है, जो आगे कुछ समय में यहां भी रिजर्वेशन का प्रोसेस कर दिया जाएगा। लेकिन आपको यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए ध्यान रखना है, स्टेटमेंट वाइज देगा कि किस में रिजर्वेशन दिया गया और किस में नहीं दिया गया है। तो अब यहां पर आपको देखना है कि अधिनियम में कुछ प्रावधान किए गए हैं, तो वो प्रावधान क्या किए गए। पहली चीज, दिल्ली के लिए आर्टिकल क्या होता है, 239AA होता है, तो इसमें संशोधन किया गया और महिलाओं को दिल्ली विधानसभा में 1/3 आरक्षण दिया गया। वहीं पूरे संविधान में जो लोकसभा और राज्य विधानसभा से संबंधित जो आरक्षण के लिए आर्टिकल हैं, उनमें कुछ संशोधन किया गया है। जैसे आप देखोगे कि आर्टिकल नंबर 330A इसे जोड़ा गया है लोकसभा के लिए, और साथ ही साथ आर्टिकल नंबर जो है कि 332A इसे जोड़ा गया है राज्य विधानसभाओं के लिए। अब यहां पर आपको समझना है कि जो 330A है इसमें लोकसभा में आरक्षण दिया गया महिलाओं को 1/3, और 332A जो जोड़ा गया है उसमें राज्य विधानसभाओं में आरक्षण दिया गया महिलाओं को। अब यहां पर एक बात मैंने आपके लिए लिखी है कि SC/ST महिला को छोड़कर। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पहले से ही हमारे यहाँ प्रावधान है कि अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में SC/ST रिजर्वेशन है, जिसमें SC को 84 सीटें हैं और ST को 47 सीटें हैं। वहीं राज्य विधानसभा में अनुच्छेद 332 के तहत क्या है, SC/ST सीटें प्राप्त हैं। तो जो SC/ST की जो महिलाएं हैं दोस्तों, उनको इन्हीं के अंतर्गत शामिल किया गया है। आप यहाँ देखिए आर्टिकल 330 में कहा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कुल सीटों पर भी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है। तो यहां पर देखिएगा जो यहां पे लिखा हुआ था अभी वो मैंने मिटा दिया है। क्यों मिटाया? क्योंकि ये समझिएगा जो 330 के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 330 के अंतर्गत SC और ST के लिए जो सीट रिजर्व है, SC के लिए कितनी दोस्तों 84, ST के लिए कितनी 47। तो इसकी जितनी भी आरक्षित सीट है इसमें भी हम महिलाओं को क्या करेंगे, 1/3 रिजर्वेशन देंगे। कितना देंगे? 1/3 रिजर्वेशन देंगे महिलाओं के लिए जो SC/ST से रिलेटेड है। और वहीं 330A में भी उनको टोटल महिलाओं के नाम से भी रिजर्वेशन मिलेगा लोकसभा में। वहीं 332 में राज्य विधानसभा हो जाएगी 332A में, और 332 में SC/ST के लिए भी रिजर्वेशन रहेगा महिलाओं के लिए भी। तो इतना प्रावधान क्या किया गया, 330A जोड़ा गया, 332A जोड़ा गया, और 239 में संशोधन किया गया है। अब यहां पर एक चीज और समझनी है जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी कि आर्टिकल नंबर 334A अर्थात 334A जोड़कर कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो भी पहली जनगणना होगी उसके आधार पर ही हम परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं को आरक्षण देना शुरू करेंगे। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि 2024 की जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं या कोई भी 2024 में राज्य विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लियर रखिएगा माइंड में। एग्जामिनर पूछ सकता है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है, तो आप कहोगे नहीं दिया गया। तो यहां पर ये डाउट क्लियर रखिएगा दोस्तों, क्योंकि स्पष्ट लिखा गया है आर्टिकल 334A को जोड़ के कि जो भी पहली जनगणना होगी, तो यहां पर आपको बताना है मैं किस जनगणना की बात कर रहा हूं, 2011 की जनगणना की बात या 2021 की जनगणना की बात।
तो देखा जाए कि जो अधिनियम पारित हो रहा है वो 21 मतलब कि आपका 2021 वाले दशक में चल रहा है। हालांकि जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, तो 2021 की जगह 2023, 24, 25 जब भी जनगणना होगी उस जनगणना के बाद ही महिलाओं को आरक्षण देना शुरू किया जाएगा। उस जनगणना से पहले चाहे आप लोकसभा चुनाव कराइए चाहे विधानसभा चुनाव कराइए, उसमें कोई भी महिला के लिए आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इतनी बात सही हो गई। और दूसरा, इसमें एक नियम रखा गया सनसेट क्लॉज, सूर्यास्त खंड, अर्थात आरक्षण कानून क्या होगा 15 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। अगर संसद चाहेगी तो कानून बनाकर इस अवधि को आगे भी जारी रख सकती है। जैसे अभी 104 नंबर का जो संवैधानिक संशोधन हुआ उसके द्वारा SC ST के लिए 10 वर्ष का आरक्षण बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त कर दिया गया। तो जैसे हम हर 10 वर्ष के लिए SC ST का आरक्षण बढ़ाते हैं सीट का, उसी तरीके से महिलाओं का भी हर 15 वर्ष पे हम संसद के द्वारा कानून बनाकर आरक्षण को बढ़ा सकते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अगर मैं आपको यहाँ पर इन शॉर्ट बात करूं, इन शॉर्ट का मतलब कि जो रिजर्वेशन के लिए जो आरक्षण बिल आया वो आया 106 नंबर का, जिसमें कहा गया 330 ए जोड़ के, 332 ए जोड़ के और 239 ए में संशोधन करके कि इसके अंतर्गत हम महिलाओं को 1/3 आरक्षण दे रहे हैं। दूसरी क्या बात कहेगी दोस्तों कि ये आरक्षण 15 वर्षों के लिए मान्य रहेगा। अगर संसद चाहेगी तो इस आरक्षण को क्या करेगा, एक्सपेंड कर सकता है, इट मीन्स कि आगे बढ़ा सकता है। दूसरा, इसकी जो भी जनगणना अब होगी उसके आधार पे लॉन्च किया जाएगा, जो कि 2023 तक जनगणना का कोई रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है 2024 की लोकसभा चुनाव के बाद ये जनगणना की जाएगी और वहां पे जब जनगणना होगी तो उसके बाद महिलाओं को आरक्षण देना शुरू किया जाएगा। तो ये सारी बातें तो थी कॉन्सेप्चुअल जो आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। लेकिन अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे कि पिछले 70 सालों से महिलाओं को आरक्षण का बिल नहीं दिया गया। हालांकि कई बार यह प्रस्तुत किया गया लेकिन लोकसभा में कभी लैप्स हो गया, कभी राज्यसभा में लैप्स हो गया। तो ऐसी क्या वजह थी कि क्यों जो है कि अब 70 साल बाद भाजपा सरकार के द्वारा ये कोशिश की गई और महिलाओं को आरक्षण बिल की आवश्यकता क्यों थी, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। जो आपके मेंस से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, विधायिका में महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। हालांकि वर्तमान में भारतीय जो संसद है उसमें महिलाओं की 15% से भी कम हिस्सेदारी है, जो कि पिछले 70 साल में तो सबसे बड़ी हिस्सेदारी मानी जा रही है। अब यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितनी संख्या है महिलाओं की संसद में और किस राज्य से सबसे अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिया गया है। दूसरा, राज्य विधानसभाओं में भी औसत प्रतिनिधित्व केवल 8% है। मिजोरम जैसे राज्य तो ऐसे जहां एक भी महिला विधायक नहीं है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा था। वहीं निम्न सदन यानी लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से भी भारत का कम है। और यह भी माना जाता है कि महिलाओं का अगर कम प्रतिनिधित्व है उसी की वजह से वर्ल्ड आर्थिक मतलब कि विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो जारी की जाती ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें भी भारत का खराब प्रदर्शन होता है। 146 देशों में 127वीं रैंकिंग हमें मिली है 2023 में। तो ये प्रीलिम्स के लिए 2 प्रश्न हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है और इस वर्ष भारत की रैंकिंग कितनी है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, राजनीतिक दलों की पुरुष सत्तात्मक प्रकृति जो चली आ रही है, आप देखोगे कि किसी भी घर में अगर ये होता है कि कोई सांसद या कोई विधायक या कोई नेता पहले से ही है तो वो क्या करता है, अपने वंश के तौर पे अपनी लड़की को न बढ़ा के बल्कि अपने लड़के को राजनीतिक मंच में उतारता है कि तुम मेरे साथ चलो बेटा, रैली करो, तुम मेरे साथ चलो वहां पे भाषण करो, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करूंगा पब्लिक के सामने कि अब हमारी जो पुश्तैनी जो विरासत चली आ रही राजनीतिक दल की, अब ये बेटा संभालेगा। जैसे आप चिराग पासवान को देख सकते हो, तेजस्वी यादव को देख सकते हो। लालू के पास बेटियां भी थी लेकिन आगे कौन आया, तेजस्वी यादव आए। रामविलास पासवान जी के पास भी हैं लेकिन आगे कौन आया, चिराग यादव आए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए, अखिलेश यादव को भी देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे जो पुरुष प्रवृत्ति के साथ होने के लिए हो रहा है, ऐसे महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम हो जाता है। तो एक तो होता है आम फैमिली, हम और आप क्या है, एक सामान्य नागरिक हैं जिसके घर में राजनीतिक तक पहुंचने की सोच नहीं रखी जाती है, क्योंकि बहुत
गलत समझा जाता है, बहुत पैसा नहीं है, बहुत बाहुबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग राजनीति में नहीं उतरते हैं। लेकिन जिन परिवारों के लोग पहले से ही राजनीति में हैं, अच्छे अच्छे पद पे हैं, उन परिवारों के द्वारा भी महिलाओं को सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व कम मिल रहा है। तो इसीलिए राजनीति में प्रवेश करने के लिए आपको धन और बाहुबल जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो महिलाएं पीछे रह गई। महिलाओं से संबंधित मुद्दों का समावेशन, जैसे श्रम बल में महिलाओं की कम भागीदारी होना, महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में वृद्धि जो हो रही है, इन सभी की वजह से महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना आवश्यक हो गया कि महिलाओं के मुद्दे पर, दोस्तों वो वही बात हो गई ना, जिसकी समस्या नहीं उसकी समस्या पर जो है कि कोई चर्चा कर रहा है। कहने का मतलब है कि जिसकी समस्या है वो महिलाओं की समस्या है, और महिलाओं की समस्या पे चर्चा कौन कर रहा है? पुरुष कर रहा है, जिसे वो पता ही नहीं है कि वो किस समस्या से गुजर रही है। तो ऐसे में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना जरूरी है। स्थानीय स्तर पे आरक्षण से लाभ मिला है, ऐसा भी रिपोर्ट आती है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट कह रही है कि जो स्थानीय स्तर पे हमने पंचायती राज और नगर पालिका में कितना आरक्षण दिया है, 1/3 आरक्षण दिया है ना महिलाओं को। SC ST को भी आरक्षण दिया, उसमें भी महिलाओं का आरक्षण है। तो इससे यह पता चलता है कि स्थानीय स्तर पे जो हमने प्रयास किया था आरक्षण देने का, उससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, महिलाओं के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सुधार हुआ है, उनकी आर्थिक स्वायत्तता और महिला सशक्तिकरण में भी वृद्धि हुई है। तो यह माना जा रहा है कि अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे संसद में या राज्य स्तर पे राज्य विधानसभा में अगर हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, तो ये अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी और भारत को एक नई दिशा दे सकेंगी। तो इसकी वजह से भी हमने रिजर्वेशन के लिए ये बिल प्रस्तुत किया। महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि नीति निर्माण में जन प्रतिनिधित्व के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। आज आप देख सकते हो कि महिलाएं हमारे देश में, हमारी दुनिया में विभिन्न ऊंचे ऊंचे पदों को सुशोभित कर रही हैं। फिर चाहे वो जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल रह चुकी हों, या भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हों, या भारतीय लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार रही, सुमित्रा महाजन रही, या उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पद, भारत के राष्ट्रपति पद पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही हैं, या फिर आप रक्षा मंत्री देखिए निर्मला सीतारमण रह चुकी हैं, वित्त मंत्री हैं। तो ऐसे बहुत सारे पद हैं जहां पर महिलाओं ने अच्छा प्रतिनिधित्व किया है, अच्छी डिसीजन पॉलिसी बनाई है, और जिसका फायदा पूरे देश को हुआ है। तो इस वजह से भी महिलाओं को आगे लेकर आने की आवश्यकता है। लेकिन वहीं इस बिल के द्वारा कुछ चिंताएं भी प्रकट की गई, जैसे समानता के खिलाफ। यह आरक्षण का वेग संविधान में निहित समानता के सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि सीट आरक्षित हो जाने से महिलाओं की योग्यता के आधार पर कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी। चाहे वो महिला कितनी भी अयोग्य हो, कितनी भी योग्य हो, लेकिन उसके लिए 1/3 सीट रिजर्व है, तो वो उसमें महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं, पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरी चीज कि मतदाता के चयन करने के अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो वोटर्स होते हैं, हो सकता है उनका राइट डिफेक्ट हो जाए, अर्थात कि उनके पास चयन करने की सीमित स्वतंत्रता हो गई। उन्हें लगता है कि कोई यहाँ पे अच्छा कैंडिडेट ये व्यक्ति था, लेकिन वो सीट रिजर्व हो चुकी है महिलाओं के लिए, तो वहां उन्हें महिलाओं में से ही चुनना है। यानी वो एक अच्छा चयन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस पे बाधा हो गई, जो कि संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ भी हो गया। वहीं गैर सजातीय समूह, महिलाएं एक जाति समूह की तरह कोई सजातीय समूह नहीं है कि हाँ कोई SC कैटेगरी है या ST कैटेगरी है। ये पूरी एक आधी आबादी है जो केवल महिलाएं हैं, तो इनको भी आरक्षण से संबंधित प्रॉब्लम। वहीं महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण पर कम प्रभाव, क्योंकि चुनावी सुधार में कुछ बड़ी बाधाएं चल रही हैं, जैसे राजनीतिकरण का अपराधीकरण हो रहा है, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है राजनीतिक दलों में, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में ये सब बाधाएं पैदा कर रही हैं। अब आप देखोगे अपराधीकरण या बाहुबली के रूप में किसका नाम आता है? पुरुष नेता का नाम आता है। जैसे आप मुख्तार अंसारी का देख सकते हो, और भी कुछ नेता हैं जिनके नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं यहाँ पर, लेकिन आप लोग डेली न्यूज में यहाँ पे सुनते रहते होंगे। अतीक अहमद को देखिए, अभी जिसको मरवा दिया गया, वो था तो जरूर जो है कि अच्छा नेता था, सांसद था इलाहाबाद का, लेकिन उनके जो कई सारे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आने के लिए उन्होंने क्रिमिनल का रास्ता लिया। तो ये जरूरी नहीं है कि हम फिर महिलाएं भी क्रिमिनल का रास्ता लें। तो इस वजह से भी जो है कि दिक्कत आ रही है। और राज्यों में असमानता, फिर सीटों का रोटेशन है, और राज्यसभा और विधान परिषदों में आरक्षण, क्योंकि ये जो आरक्षण दिया गया केवल लोकसभा में, विधानसभा में दिया गया, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद में नहीं दिया गया। हालांकि गीता मुखर्जी एक समिति थी 1996, उसने कहा कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश
की थी। तो अब इस कमेटी का भी नाम पूछा जा सकता है आपसे कि गीता मुखर्जी समिति किस टॉपिक से रिलेटेड थी, बैंकिंग सुधार से, चुनावी सुधार से, महिला आरक्षण से, या फिर विदेशी घोटालों से। तो आपको क्या लगाना है, महिला आरक्षण से संबंधित थी गीता मुखर्जी समिति, तो याद रख लेना इस समिति को। अब हम आगे के लिए क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो देखिए समय पर कार्यान्वयन करिए कि जो जनगणना डेटा है परिसीमन है इसको जल्दी से जल्दी समयबद्ध किया जाए और आगामी लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में हम इसका प्रयोग कर सकें और उसके रिजल्ट देख सके कि महिलाओं की भूमिका बढ़ने से कितना सकारात्मक सुधार हो रहा है। वहीं क्षमता निर्माण यानी महिला नेताओं को प्रशिक्षण दिया जाए, मार्गदर्शन के लिए नागरिक समाज और अन्य संस्थानों को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे महिला नेतृत्व की क्या हो, लामबंदी सुनिश्चित हो। जैसे प्रियंका वाड्रा को देखिए जो राहुल गांधी की बहन है, लगातार रैलियां कर रही हैं, तो उन्हें तो पहले से ही जो है कि पारिवारिक माहौल में रखा गया है कि वो एक तरीके से जनसभा आयोजित कर पा रही हैं और वक्ता बोल पा रही हैं, मतलब एक अच्छी वक्ता हो पा रही हैं। लेकिन क्या और भी महिलाएं जो राजनीति में पहली बार प्रवेश करेंगी, क्या उन्हें लोगों को आकर्षित करने की ताकत है, लोगों के साथ कैसे संवाद करना है, कैसे राजनीतिक मुद्दों का जो कि समाधान निकालना है, तो इन सभी के लिए उनको प्रशिक्षण भी धीरे धीरे देते रहना चाहिए ताकि हम इसमें और सुधार कर सकेंगे। तो ये था दोस्तों आज का बिल जो आपके मेंस एग्जाम के साथ प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स में जो जो चीजें पूछी जा सकती है वो मैंने आपको बता दी और मेंस में जो पूछा जा सकता है वो भी। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं और अगला टॉपिक है हमारा एक साथ चुनाव यानी कि साइमल्टेनियसली या साइमल्टेनियस इलेक्शन। भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक गठित की गई थी कमेटी जो कि 8 सदस्यीय थी, जिसने एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं की जांच की और उनकी सिफारिश भी की। तो इससे रिलेटेड जो है कि मुद्दा आया और एक साथ चुनाव कराने के बारे में पहले हम समझते हैं कि लोकसभा चुनाव, राज्य विधानसभाओं के चुनाव और नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव का एक साथ संपन्न कराया जाना चाहिए, अर्थात इनका एक ही दिन मतदान होना चाहिए। अब एक नागरिक अपने घर से सुबह निकलेगा तो लोकसभा का भी जो है कि वोट डालेगा, साथ ही साथ राज्य विधानसभा का वोट भी डालेगा और साथ ही साथ अगर वो नगर पालिका क्षेत्र में आता है, शहर में, तो नगर पालिका का डालेगा, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में है तो पंचायतों का चुनाव डालेगा। तो एक दिन में उसे 3-3 मतदान करने होंगे और वो एक ही दिन का अपना समय लेकर सारा काम कर लेगा। इसके लिए उसे सार्वजनिक छुट्टी भी दी जाएगी क्योंकि चुनाव वाले दिन तो छुट्टी रहती है, कोई भी सरकारी काम या प्राइवेट काम नहीं होता है, तो वो पूरे दिन खाली रह के एक ही दिन में अपना सारा समय यूज करके 3 अलग अलग चुनाव में मतदान कर सकेगा। तो ये होता है एक साथ चुनाव के बारे में। जरा हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें कि एक साथ चुनाव की शुरुआत कब से की जा रही है, तो आप देखोगे 1952 से लेकर 67 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव एक साथ ही करवाए जाते थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस समय जो है कि सत्ता में रहती थी। ये वही कांग्रेस है जिसने 1885 में स्थापना के बाद लगातार राष्ट्रवादी आंदोलनों में एक प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि आजादी मिलने के बाद महात्मा गांधी जी की दिली इच्छा थी कि इस कांग्रेस जैसे संस्था को अब समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका अस्तित्व था केवल राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करना और देश को आजाद कराना, जो कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है। तो अब इसको राजनीतिक गठबंधन के रूप में आगे न बढ़ाया जाए, राजनीतिक संस्था के रूप में आगे न बढ़ाया जाए, बल्कि इसको यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी और भी जो कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने इसको एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाया। जो आज हम कांग्रेस देखते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये वही कांग्रेस है दोस्तों, वहीं से चली आ रही है। तो ये क्या था, उस समय राज्यों में भी और लोकसभा में इन्हीं का पूरा बोलबाला रहता था, तो एक साथ चुनाव कराते थे आराम से। लेकिन 68-69 में पहली बार हुआ जब कुछ विधानसभाओं का विघटन हो गया समय से पहले ही, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आने लगे या कुछ मुख्यमंत्रियों को जो है कि बर्खास्त किया गया या उन्होंने अपना मत, विश्वास मत था वो खो दिया। तो ऐसे में लोकसभा तो चल रही थी लेकिन राज्य विधानसभा टूट गई। और 1970 में लोकसभा के समय से पहले भंग होने पर 71 में एक नए सिरे से चुनाव कराए गए। इमरजेंसी सिचुएशन यहाँ पे थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो ये सब मुद्दे थे। और 1983 में भारत निर्वाचन आयोग ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश भी की थी, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया। 83 में भी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, तो पहले भी हो रहे थे भारत में एक साथ चुनाव, लेकिन पहले की जीवन शैली, कार्य प्रणाली में काफी सुधार था, काफी सीमित थी। लेकिन आज की जीवन प्रणाली और कार्य प्रणाली काफी विस्तृत हो गई है, तो लोगों को जो है कि चाहिए कि एक साथ चुनाव फिर से कराया जाए, ताकि समय की भी बचत हो, धन की भी बचत हो और साथ ही साथ सरकार में स्थायित्व रह सके और सरकार सार्वजनिक नीतियों के साथ अच्छा व्यवहार कर सके।
नहीं तो होता क्या है, हर 6 महीने पे आप देखोगे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहीं ना कहीं रैली में रहते हैं, हमारे जो है कि क्षेत्रीय दल भी रैली में लगे रहते हैं। तो सबसे अधिक इनका समय रैली में जाता है, सबसे अधिक पैसा उसमें खर्च होता है, जिससे सार्वजनिक नीतियां प्रभावित होती हैं, सरकारी योजनाएं प्रभावित होती हैं और सरकार की कार्यप्रणाली की दक्षता में भी जो है कि बाधाएं आती हैं। क्योंकि लगातार जब शीर्ष स्तर के नेता लगातार चुनावी रैली में ही व्यस्त हैं तो कार्यप्रणाली में कब होंगे। अब यहां पर आप देखेंगे कि एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में तर्क, तो क्या क्या तर्क देख सकते हो। पहली कि बार बार आदर्श आचार संहिता लागू करने से शासन व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है जो चुनाव की तिथि से 1 से 1.5 महीने पहले होती है, तो उसमें किसी भी सरकारी नई योजनाओं का जो है कि क्रियान्वयन नहीं हो सकता, किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसा लगता है फिर लोगों को कि सरकार अपने आप को सत्ता में दोबारा लाने के लिए ये सारी सुविधाएं दे रही है जो उसे चुनाव से पहले देना चाहिए था। तो ऐसे में क्या होता है कि बार बार आदर्श संहिता लगने से शासन व्यवस्था दक्ष रूप से काम नहीं कर पाती है। चुनाव के आयोजन पर भारी खर्च होता है। अकेले 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो आंकड़ा दिया वो 10,000 करोड़ रुपए का व्यय करने का आंकड़ा दिया। सोचिए 10,000 करोड़ कोई छोटी धनराशि नहीं है। 10,000 करोड़ से किसी राज्य की स्थिति को सुधारा जा सकता था, लेकिन लोकसभा चुनाव में इतना पैसा खर्च हुआ। वहीं राज्य के भी जो चुनाव होते हैं उसमें भी लगातार पैसे खर्च होते हैं। सुरक्षा कर्मियों की लंबी अवधि तक चुनाव ड्यूटी में तैनाती। सुरक्षा कर्मी जो आपकी यूपी पुलिस होती है या बिहार पुलिस होती है या एमपी पुलिस होती है या सीआईएसएफ होते हैं या आरपीएफ होते हैं, एसएसबी होते हैं, जो भी आपकी जो हेड पुलिस टीम होती है यानी कि सीमा सशस्त्र बल हो गई, आपकी आईटीबीपी हो गई, ये सब इनकी ड्यूटी किस लिए लगी है कि बॉर्डर की सुरक्षा करें। लेकिन हर 6 महीने में चुनाव होने की वजह से इनकी ड्यूटी बॉर्डर से हटके क्या होती है, चुनावी रैलियों में लगी रहती है, चुनाव की मशीन के पीछे पीछे घूमते हैं। तो इससे देश की सुरक्षा भी खतरे में आती है। यानी जो सीमा पर सुरक्षा होनी चाहिए थी वो सुरक्षा देश के अंदर वोटिंग मशीन के पीछे हो रही है, तो ये भी बाधित होती है। और अन्य मुद्दे जैसे सामान्य जनजीवन बाधित हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है सामान्य जनजीवन को सुधारने में। राजनीतिक रैलियों के चलते सड़क पर यातायात बाधित हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। जाति, धर्म, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दे हर समय चर्चा में रहते हैं, क्योंकि जाने अनजाने नेताओं के द्वारा कुछ ऐसी स्पीच दी जाती है जो हेट स्पीच का रूप लेती है, जो किसी जातिगत धर्म को सांप्रदायिकता के रूप में बढ़ावा देती है, और इससे ध्रुवीकरण होने लगता है, जातिगत सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार जैसी चीजें बढ़ने लगती हैं। और लोक लुभावन वादों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया जाता है राजनीतिक दलों का, जिसकी वजह से एक निष्पक्षता नहीं बरती जाती चुनाव में। तो ये भी एक समस्या है। और लेकिन ये तो सारी हमने देख ली कि एक जो तर्क है ये फायदे में है कि अगर ये सारी चीजें हम दूर कर सकते हैं एक साथ चुनाव करने से। एक ही बार तो रेवड़ी बांटोगे, 5 साल के लिए फिर तो नहीं बांटोगे। 5 साल में जनता को भी समझ में आ जाएगा कि राज्य की भी सरकार ठीक नहीं है, केंद्र की भी ठीक नहीं है, या राज्य की ठीक है, केंद्र की ठीक है, तो लोगों को समझ में आ जाएगा। तो लोग अपने विवेक के अनुसार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक साथ चुनाव कराने में कुछ चुनौतियां भी तो आएंगी। ऐसी थोड़े है कि रात में उठे केंद्र सरकार और सुबह घोषणा कर दे, जैसा अक्सर मोदी जी करते हैं, रात में 8 बजे उठे और बोले कि नोटबंदी हो गई। ठीक है, तो ऐसे नहीं घोषणा कर देंगे, उसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं, क्योंकि संवैधानिक मुद्दा है। पहली चीज वो क्या है कि संचालन संबंधी चुनौतियां, क्योंकि मौजूदा अवधि में कई सारी राज्य विधानसभाओं की जो कार्य अवधि है 5 साल की, या तो उसमें बढ़ोतरी की जाएगी या उसमें कमी करनी पड़ेगी। या तो आप उसके 5 साल के कार्यकाल को 6 साल करोगे, 7 साल करोगे, या फिर उसे 4 साल 3 साल करके खत्म कर दोगे। और आपको भी पता है कि राज्य विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाना या घटाना आपातकाल के दौरान भी होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पारित किया जाता है। तो ये तो सामान्य स्थिति है। तो ऐसे में संवैधानिक और वैधानिक समस्याएं मौजूद होंगी, संवैधानिक सुधार करने पड़ेंगे, संशोधन करने पड़ेंगे, उस राज्यों से सहमति भी लेनी पड़ेगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वहीं अविश्वास प्रस्ताव, चुनाव, उपचुनाव आदि से संबंधित कई प्रावधानों जैसे 83, 85, 172, 174, 356 में हमें संशोधन भी करना पड़ेगा। एक संशोधन विधेयक को लाने में तो संसद हाहाकार मचा देती है, इतनी हाय तौबा करती है, उसी में कोई माइक पटकता है, कोई बेंच पटकता है, कोई वॉकआउट कर देता है, कोई पेज फाड़ के फेंक देता है। आप देखिए संसद की लाइव टीवी का भी डिस्कशन, उसमें क्या चिल्लम चिल्ली होती है। तो इस तरीके से आप देखिए एक विधेयक पारित करने में इतनी समस्या है, तो आपको क्या लगता है कि इन सभी मुद्दों पे संविधान संशोधन कर लेना इतना आसान होगा? सभी राजनीतिक दल अपने हितों को साधने का प्रयास करते हैं। अगर उनके हित नहीं साधे जाते हैं, उनके हितों का फायदा नहीं होता है,
तो वो चिल्लम चिल्ली करना शुरू कर देते हैं और वॉकआउट करके चल देते हैं। तो जितने सदस्यों की आवश्यकता है वो सदस्य जब पूरे ही नहीं होंगे 2/3, तो फिर विधेयक कैसे पारित होगा। तो ये समस्याएं हैं, इतना आसान थोड़े है। वहीं मतदाताओं के व्यवहार, अच्छा दूसरा ये भी है कि एक साथ चुनाव कराने के लगभग दोगुनी संख्या में ईवीएम की जरूरत पड़ेगी। जो इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है उसकी भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, उसका भी जो है कि बहुत अधिक मात्रा में जरूरत पड़ेगी। वीवीपैट की जरूरत पड़ेगी। वहीं लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग से जुड़ी समस्याएं भी पैदा होंगी कि इतनी अधिक ईवीएम मशीनों को कहां पे सुरक्षित रखा जाए ताकि आतंकवादी गुटों के पास ना पहुंच जाइए, साथ ही साथ किसी नक्सलवादी ग्रुप या जो है कि सांप्रदायिक ग्रुप, या कह सकते हैं कि जो कहते हैं ना कि अपने आप को अलग मानने का ग्रुप जो होता है, तो इन ग्रुपों के पास कहीं ये पहुंच ना जाए। आप लोगों ने जवान मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, सोचिए उसने 90,000 वोटिंग मशीन को कहां पे रखा, अपनी जेल में रखा था जहां का वो डीएसपी था। तो आप देखिए कितना बड़ा जो है कि अमाउंट है वो। और ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जबकि पूरे भारत में जब एक साथ चुनाव होगा तो अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए कि 10 लाख से अधिक मशीनों की जरूरत पड़ेगी। और उन 10 लाख से अधिक मशीनों को पूरे भारत में किस जगह पे सुरक्षित किया जा सकेगा, कितनी उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस और सीआईएसएफ वगैरह लगाई जाएगी कि ताकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन खराब ना हो सके। तो आप देख रहे हैं लॉजिस्टिक स्तर पे भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो जवान मूवी में सीधे सीधे दिखाया गया कि किस तरीके से पूरे ट्रकों को हैक कर लिया गया, हाईजैक कर लिया गया और पूरी ईवीएम मशीन को चुरा लिया गया। फिर लास्ट में वही संजय दत्त बाबा पहुंचते हैं और ईवीएम मशीन सोचते हैं कि यूं गए यूं लेके आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो ये भी एक समस्या आप मूवी से देख सकते हो। तो पिक्चरें देखनी चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं, मतदाताओं के व्यवहार पे प्रभावित होती है, क्योंकि कुछ मुद्दे होते हैं राष्ट्रीय स्तर के, कुछ होते हैं क्षेत्रीय स्तर के। तो दोनों मुद्दे कहीं बदल ना जाए। जब हम राष्ट्र का चुनाव का निर्धारण करते हैं, लोकसभा चुनाव में हम वोट देते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारी केंद्र सरकार हो वो ऐसी केंद्र सरकार होनी चाहिए जो हमारे राष्ट्र को आगे लेकर चले। और वही हम क्षेत्रीय स्तर के जब चुनाव की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा राज्य कैसे बेहतर होगा, हमें कितनी राजनीतिक सुविधाएं मिली, हमें कितनी सामाजिक सुविधाएं और योजनाएं मिल रही हैं। तो ऐसे में मतदाता के व्यवहार में भी परिवर्तन हो सकता है और वो चुनावी स्तर पे क्या करेगा, अपने भ्रम के कारण या किसी भी कारण से राजनीतिक हितों को साध नहीं पाएगा। आम जन इस विचार से परिचित भी नहीं है। पहले आम जनता को शिक्षित करना होगा कि एक दिन में कितने मतदान देने हैं। कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में आदमी भीड़ में जाता है, अरे भाई मेरा नंबर है, मेरा नंबर है, वोट डाला और चलता बना। वो इस चीज को बाध्यकारी समझता है, जिम्मेदारी समझता ही नहीं है, बोझिल समझता है कि यार वोट देने जाना है, वोट देने जाना है, चलो। कुछ लोग, हालांकि अब सेल्फी कल्चर शुरू हो गया तो लोग इंटरेस्टिंग बना रहे हैं इस चीज को कि वोट दिया और सेल्फी डाल दी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे। इसको कल्चर को अब अच्छा कर रहे हैं सेल्फी के माध्यम से, चाहे जिस भी माध्यम से। लेकिन अभी भी 40% युवा या 40% जनसंख्या ऐसी है जो इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। शहरी लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं कि यार अपना काम धंधा छोड़ के हम क्यों जाए। तो ऐसे में आप देखोगे कि लोगों को शिक्षित करना भी जरूरी कि एक नहीं 3-3 वोट डालने आपको एक ही दिन में, यानी पूरे दिन आपको चुनावी बूथ के पास खड़े रहना है। तो इसकी भी दिक्कत है। बाकी अन्य चीजें भी हैं कि अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है, रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं। तो ये भी सब चीजें क्लियर होती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, हम सिफारिश की बात करते हैं कि कुछ सिफारिशें हैं। जैसे विधि आयोग ने कहा था कि विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति तक चुनावी परिणाम की घोषणा मत करिए और 6 माह से अधिक आप इस चीज को नहीं रोक सकते हो। तो ये भी एक तरीका था। वहीं कार्मिक लोक शिकायत कानून संबंधी जो संसदीय समिति थी उसकी 79 रिपोर्ट आती कि 2 चरणों में इसे चुनाव कराओ। नीति आयोग ने भी 2017 में एक विचार विमर्श पत्र दिया था जिसमें कहा कि 2 चरणों में संपन्न कराओ और लोकसभा या किसी राज्य विधानसभा को समय पूर्व विघटन किया जा सकता है, क्योंकि एक साथ चुनाव तभी होगा और मूल कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही होना चाहिए एक साथ चुनाव, ताकि हम जितनी बची हुई अवधि एक साथ चुनाव करके 2 साल के लिए कर लीजिए, फिर जब 2 साल कंप्लीट हो जाए फिर 5 साल के लिए करिए। तो ये सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने से विश्वास प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए तुरंत, और उपचुनाव के आयोजन से लेकर यही सारी चीजें हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है, जो ऊपर का पॉइंट था वो मैंने बता दिया। और ये एक अगला टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चुनाव, जो कि स्विट्जरलैंड से संबंधित है, क्योंकि भारत में अभी इसकी प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि अभी जो एआई है वो भारत में बहुत सीमित स्तर पे है। तो वहां तक एग्जामिनर जाएगा ये अभी जरूरत नहीं है। फिर भी पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। और अगला पॉइंट है आपका पर्सनल राइट, अर्थात पर्सनैलिटी राइट। यहाँ पर्सनल राइट नहीं है, दोनों में अंतर होता है। एक होता है आपका अधिकार जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में है 12 से लेकर 35 तक, लेकिन यहाँ पे है व्यक्तित्व का अधिकार है, अर्थात कि पर्सनैलिटी,
अब पर्सनैलिटी किसे आप कहते हो? जो सेलिब्रिटीज होते हैं या बड़े स्तर के लोग, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, राष्ट्रपति हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, आपके बॉलीवुड एक्टर हो गए, बॉलीवुड एक्ट्रेस हो गई, या कोई सोशल एक्टर। सोशल एक्टर में आप जैसे देख सकते हैं कि एक बचपन बचाओ आंदोलन जो एनजीओ चलता है, उसके संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर आप देखोगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने, ध्यान देना, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक प्रसिद्ध अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों को किसी तीसरे पक्ष द्वारा दुरुपयोग किए जाने से संरक्षण के रूप में यह आदेश निकाला। अब मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन जी हैं और उनकी पर्सनालिटी नेशनल लेवल क्या इंटरनेशनल पर ख्याति प्राप्त है, और आपने क्या किया, उनकी पर्सनालिटी का यूज करके उनकी बस साथ में फोटो खिंचवा ली, कोई फोटो एडिटिंग करवा ली और कह दिया कि मैं तो अमिताभ बच्चन जी से मिला था, ये चीजें बताई थी, तो आप भी इसको फॉलो कर लीजिए। इट मीन्स कि आपने उसकी पर्सनालिटी का गलत यूज किया। मैं भी बताऊंगा कैसे होता है गलत यूज, तो आप समझोगे, क्योंकि आप रोजमर्रा के जीवन में ऐसा जरूर देखते होंगे, बस उस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे, तो मैं आपको कनेक्ट कराता हूँ। बात करते हैं पहले कि पर्सनैलिटी राइट होता क्या है। तो आप देखिए, निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार के तहत उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने का अधिकार होता है, जो कि आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार है, और आर्टिकल 300A या 300K के तहत का बात की जाए, क्या के तहत, ये संपत्ति का अधिकार होता है। तो इन दोनों को मिलाकर अगर हम पढ़ेंगे तो उसके व्यक्तित्व की रक्षा मानी जाती है पर्सनैलिटी, क्योंकि संविधान में कहीं भी डायरेक्ट पर्सनैलिटी राइट नहीं दिया हुआ है, लेकिन व्यक्तित्व क्या होता है, उसकी गोपनीयता बनी रहे, उसकी निजता रहे, उसके पास जो संपत्ति है। अब संपत्ति का मतलब केवल पैसा ही नहीं, उसकी जो सामाजिक छवि है दोस्तों, वो भी उसकी संपत्ति कहलाएगी, और उसके बाद जो चल अचल संपत्ति है, उसका व्यवहार है, ये सब उसकी संपत्ति है। तो इसके मिलाकर पढ़ने से ही व्यक्तित्व का अधिकार सामने निकल कर आता है। अब जैसे होता क्या है, व्यक्तित्व अधिकार में नाम, आवाज, हस्ताक्षर, छवियों, जनता द्वारा आसानी से पहचानी जाने वाली किसी अन्य विशेषता को व्यक्त करते हैं, जो कि जनता तुरंत पहचानती है। अरे ये तो अमिताभ बच्चन जी की आवाज है, अरे ये तो अक्षय कुमार की एक्टिंग है। अक्षय कुमार का डेली रूटीन है कि सुबह 4 बजे उठ के वर्कआउट करते हैं, वो फिट रहते हैं। तो कुछ चीजों में हम लोग क्या करते हैं, उनको आइडियल मानते हैं। तो ये सब उनकी छवि प्रस्तुत करने वाली चीजें होती हैं। अब होता क्या है कि व्यक्तियों की निजता के अधिकार की सुरक्षा अपने व्यक्तित्व संबंधी गुणों से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकार और सुरक्षा जैसी भ्रामक विज्ञापन, ध्यान देना, भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ताओं की सुरक्षा से दृष्टि महत्वपूर्ण है। अब जैसे क्या होता है, आप गर्मियों में कई सारे ठेलों के जूस पे आप जाते होंगे और गन्ने का जूस पीते होंगे, और वहां नोटिस करना, गन्ने के जूस पे फोटो किसकी लगी होती? कैटरीना कैफ की, एक गिलास में जूस पीते हुए, करीना की, अक्षय कुमार की। आपको लगता है कि क्या रियलिटी में उन्होंने कभी इस ठेले पर आकर जूस पिया हो? लेकिन वो क्या पोस्टर में दिखा रहे हैं कि ये सेलिब्रिटीज है जो ठेले पे मेरे पोस्टर लगी हुई है, ये लोग मेरे यहाँ से गन्ने का जूस पी के गए। तो ये क्या हुआ? मिसयूज हुआ। ऐसे आप बहुत सारे ऑटो चालक को देखोगे जिन्होंने अपने पीछे पोस्टर पे लगा के रखे होते हैं, किसी चीज का प्रचार कर रहे होते हैं, और वहां पे साइड में अमिताभ बच्चन की फोटो लगेगी, साइड में अक्षय कुमार की लग जाएगी, सचिन तेंदुलकर की लग जाएगी, ये दिखाने के लिए कि इस चीज का प्रचार ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज कर रही हैं, यानी ये भरोसेमंद चीज है। जबकि वास्तविक स्तर पे क्या होता है, सचिन तेंदुलकर जैसे जो पर्सनैलिटी है, उसने कभी इस चीज का प्रचार किया ही नहीं। तो आपने उसके व्यक्तित्व का क्या किया? चोरी की। उसके व्यक्तित्व के माध्यम से आप जनता को ठग रहे हैं, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं उस पॉलिसी के लिए। आपने ऐसा देखा होगा। लेकिन कभी कभी आप टीवी पर ऐड देखिए, जैसे एवरेस्ट के तीखे मिर्च का इस समय ऐड कौन कर रहा है? शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन दोनों एक साथ कर रहे हैं। तो ये तो उनका रियल ऐड हो गया। लेकिन पता चले अब एवरेस्ट की जगह कोई देसी गांव की जो कि कोई कंपनी है छोटी सी, उसने भी अक्षय कुमार का पोस्टर लगा दिया साइड में। तो ये तो मिसयूज हुआ ना। तो इसी को कहते हैं, जैसे पोस्टर में क्या होता है, फोटो एडिट करके। सलून में आप जाते होंगे, चाहे लेडीज सलून में जाइए चाहे जेंट्स सलून में जाइए, वहां पे उनकी फोटोज होती है और ये सलून वाले बाल काट रहे होते हैं उनके एक्टर के, ऐसी एडिटिंग कर दी जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या उस सलून में वो एक्टर आया था या एक्ट्रेस आई थी? कभी नहीं था ऐसा। लेकिन आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे तो लोग आते हैं कटवाने। तो ये चीजें होती हैं आपका पर्सनैलिटी राइट को वायलेंट करना। इसी चीज को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी तीसरा व्यक्ति किसी पर्सनैलिटी राइट को वायलेंस नहीं करेगा। आई थिंक मुद्दा समझ में आ गया होगा आपको। मुद्दे को समझना ही सबसे जरूरी है, बाकी चीजें तो आप समझ लोगे। अब यहां पर देखते हैं कि भारत में क्या स्थिति है। तो उनके संरक्षण, व्यक्तित्व के अधिकार के संरक्षण के लिए किसी भी कानून में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। हालांकि निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार में इसके तत्व हल्के हल्के विद्यमान है, क्योंकि जो आपकी पर्सनैलिटी होती है वो आपका संपत्ति होती है, वो आपका अधिकार होता है, वो आपकी गोपनीयता होती है। अभी इस समय नया ट्रेंड चल रहा है फोन पे में, आप देखोगे कि फोन पे 110 रुपए का पेमेंट आपने किया, देवियों सज्जनों धन्यवाद। ये जो पीछे वर्ड आता है देवियों सज्जनों धन्यवाद, ये अमिताभ बच्चन जी की है और ये रियल वॉइस है,
क्योंकि फोन पे एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने अमिताभ बच्चन जी से इस ऐड के लिए टाई अप किया, जो भी उनके बीच एग्रीमेंट हुए, लेकिन ये वॉइस ओरिजिनल है। तो आप इसे नहीं कहोगे कि सर ये भी क्या कॉपीराइट है या ये भी पर्सनैलिटी का वायलेंस है, नहीं, क्योंकि फोन पे एक बहुत बड़ी ट्रस्टेबल कंपनी होगी, पूरे इंडिया में फोन पे लोग यूज कर रहे हैं, तो इसके पीछे ये जो नई ट्यूनिंग आ रही है, या कोरोना काल में आप फोन लगाते थे और पहले कोरोना की लंबी सी गाइडलाइन बोलते थे, वो भी अमिताभ बच्चन जी थे। तो ऐसा तो नहीं है ना कि भारत सरकार उनके राइट को बिना बताए यूज कर लेगी, उनकी भाषा को। तो ये चीज ओरिजिनल है, लेकिन उसी के साथ कुछ फेक चीजें भी होती हैं, तो वो मैंने आपको बता दी, जिसमें दो प्रकार के अधिकार होते हैं, जैसे पब्लिसिटी का अधिकार और निजता का अधिकार, तो ये दोनों ही आते हैं इसमें। अब मरणोपरांत जो व्यक्तित्व के अधिकार की बात करेंगे, तो जैसे प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 के तहत अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाती है कि किसी भी व्यक्ति का सिंबल या किसी व्यक्ति का नाम या किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को अगर आप प्रयोग करते हो बिना उसकी सहमति के, तो ये अनधिकृत उपयोग माना जाता है। भारतीय दंड संहिता कहती है कि किसी भी परिवार के या किसी व्यक्ति के मृतक, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु के बाद या उसके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करना, अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करना, यह मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है। वहीं ट्रेडमार्क कानून की बात करें तो ट्रेडमार्क कानून का दुरुपयोग करना या उसकी अनुमति के बिना करना, तो ये सभी चीजें क्या होंगी, आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। जैसे कॉपीराइट है, पेटेंट है, 20 ईयर्स के लिए होता है, आपने उससे पूछा नहीं और आपने क्या किया, उसकी कॉपीराइट का उल्लंघन कर दिया, यानी आपने उसके अधिकारों का यूज कर लिया बिना उसको बताए, बिना उससे रॉयल्टी दिए, बिना उससे पूछे, तो ये भी सब इसमें दंडनीय माना जाएगा। वहीं न्यायिक व्याख्या की बात करें तो कुछ व्याख्या भी है न्यायिक स्तर पे, जैसे कि आप देखोगे टाइटन इंडस्ट्रीज बनाम राजकुमार ज्वेलर्स मामला, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि निजता या एकाकीपन में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। वहीं दीपा जयकुमार बनाम एएल विजय मामला, इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसके व्यक्तित्व के अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे, यानी जब तक व्यक्ति जिंदा तब तक आप उसके अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। साक्षी मलिक बनाम वेंकटेश्वर क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य मामला, इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बिना उनकी सहमति के बिना आप उपयोग नहीं कर सकते व्यक्तित्व अधिकारों का। अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड अन्य मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या प्रसिद्धि उसकी वास्तविक लोकप्रियता प्रसिद्धि से अलग नहीं है, क्योंकि अब जो हमारा जमाना है वो डिजिटल जमाना हो चुका है, तो ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति जमीनी स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रहा है तभी हम उसे प्रतिष्ठित करें। अगर उसके इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोअर्स है, यूट्यूब पे 50 मिलियन फॉलोअर्स है, ट्विटर पे बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो वाकई प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसकी पर्सनैलिटी से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो ये न्यायिक जो जजमेंट है आप इसे प्रयोग कर सकते हो इस क्वेश्चन को लिखने में मेंस में। वहीं व्यक्तित्व अधिकारों को लागू करने में चुनौतियां जो है, जैसे संविधान के साथ टकराव की स्थिति, कानूनी फ्रेमवर्क का अभाव और डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न का मतलब हो गया कि इंटरनेट तकनीकों और जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित करना बड़ा मुश्किल है। आप देखोगे कि अभी कुछ समय पहले की बात है, सर 2 से 3 महीने पहले की बात है, एआई के द्वारा किसी व्यक्ति ने मोदी जी के चेहरे को लगा के और मोदी जी की आवाज में ही संगीत गा दिया और लोगों के सामने क्या पेश किया गया कि मोदी जी ने इस गाने को गाया है, प्रमोशन किया है। ये रियल घटना है, आप YouTube पे सर्च कर सकते हो कि मोदी जी की आवाज में जो सॉन्ग गाया गया एआई के थ्रू, वो YouTube पर सुनिए आप एक, तो आप देखोगे कि वहां पे मोदी जी की आवाज है, मोदी जी का फेस है और वो गाना चल रहा है कि मोदी जी इस गाने को गा रहे हैं। तो सोचिए, नेशनल पर्सनैलिटी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जो कि एक सम्मानित पद है प्रधानमंत्री पद का, उसका जो है कि अपमान किया गया किसके द्वारा, जनरेटिव एआई के द्वारा। तो ऐसी तकनीक से आप कैसे बचेंगे, ऐसी तकनीक के द्वारा कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है, यही चुनौतियां हैं जिससे हम निपटने की जरूरत है। तो यहां तक का टॉपिक क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, संसद का सचिवालय। अब यहां पर आप देखोगे कि संसद के सचिवालय की बात कर रहे हैं, तो संसद के गठन के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और साथ ही साथ संसदीय सचिवालय जो कि दोनों सदनों की प्रक्रियाओं, परंपराओं और विधायी ज्ञान का संरक्षक रहा है। तो समझते हैं इसके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो अनुच्छेद 98 में प्रत्येक सदन का अलग सचिवालय स्टाफ होता है, यानी कि लोकसभा का अलग, राज्यसभा का अलग होता है। एक ही सचिवालय दोनों के लिए काम नहीं करता है, जिसमें संसद क्या करेगी, कानून बनाकर सचिवालय कर्मचारी, उनकी भर्ती, उनकी नियुक्ति, उनकी सेवा और उनकी शर्तों को विनियमित कर सकती है। इसी तरीके से आप देखोगे 187 आर्टिकल के तहत कि राज्य विधानमंडल भी सचिवालय के अनुच्छेद 98 के तहत ही सेम प्रावधान कर सकते हैं। तो कभी कभी आप देखोगे कि आप वैकेंसी के तौर पे देखोगे कि संसद के सचिवालय में वैकेंसी आई है, नियुक्ति आई है,
या राज्य विधानसभा में वैकेंसी आई है, तो हम वो जो वैकेंसी देखते हैं वो किसी मंत्रालय के तहत नहीं होती, बल्कि सीधे सीधे वो सचिवालय के द्वारा ही निकाली जाती है कानून बनाकर। और अगर हम बात करें ऐतिहासिक स्तर पे, तो राज्यसभा और लोकसभा 1952 में अस्तित्व में आई थी। तो उस समय लोकसभा के सचिवालय को संसदीय सचिवालय कहा जाता रहा और राज्यसभा के सचिवालय को राज्य परिषद सचिवालय के नाम से अलग रूप से कहा गया। लेकिन 1954 में दोनों सचिवालयों के नाम बदलकर क्रमशः राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय कर दिया गया, जो आज भी उसी नाम से चल रहे हैं। तो दोनों सदन के अलग अलग सचिवालय, लेकिन उनके नाम क्या होंगे, इस तरीके से होंगे। तो सचिवालय की हम जरा संरचना देख लेते हैं। तो जो लोकसभा स्तर का सचिवालय होता है दोस्तों, उसमें एक लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो कि लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में ही कार्य करता है। तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है ना, वही उस सचिवालय का क्या होता है, हेड होता है। और वहां एक प्रशासनिक प्रमुख के रूप में लोकसभा का एक महासचिव भी होता है, जिसको अपॉइंट कौन करता है, लोकसभा स्पीकर ही करता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीलिम्स के लिए पूछा जा सकता है कि संसदीय सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। वहीं भर्ती और सेवा नियम जो है 1955 के द्वारा राष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से इसको प्रख्यापित किया और सचिवालय के सभी पदों पर लोकसभा अध्यक्ष नियुक्तियां करता है। सभी पद में क्या होता है, महासचिव भी आता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे एक लाइन है कि लोकसभा अध्यक्ष सचिवालय में नियुक्ति करने संबंधी अपने सभी अधिकार महासचिव या सचिवालय के किसी अन्य अधिकारी को भी सौंप सकता है। सेम प्रक्रिया राज्य विधानसभा के लिए भी है, राज्यसभा सचिवालय के लिए भी, कि वहां का जो सभापति होता है, जो उपराष्ट्रपति के नाम से होता है, उसके अधीन चलेगी सारी चीजें। प्रशासनिक प्रमुख में महासचिव होगा। सेवा भर्ती अधिनियम इनका 1957 है, लोकसभा का 1955, इनका 1957, जो कि राष्ट्रपति ने सभापति अर्थात कि उपराष्ट्रपति से परामर्श करने के बाद प्रख्यापित किया। और इस तरीके से कार्यात्मक आधार पर दोनों सचिवालयों में 10 सेवाओं को वर्गीकृत किया गया, जैसे विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक, ये सभी इंपॉर्टेंट सेवाएं हैं वहां पर। फिर हम देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति अपने अपने सचिवालयों में नए पद सृजित कर सकते हैं, लेकिन श्रेणी 1 और श्रेणी 2 अर्थात ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में अगर आपको नए पद क्रिएट करने हो, तो उसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ पहले से ही हमें परामर्श करना जरूरी है, ये कंपलसरी है। तो ये स्टेटमेंट एक बन सकता है आपके लिए। वरीयता के स्थान पे देखोगे तो कैबिनेट सचिव 11वें स्थान पे आते हैं, जबकि महासचिव जो होते हैं ये 23वें स्थान पे आते हैं। हालांकि दोनों को एक दूसरे के समकक्ष माना जाता है, लेकिन वरीयता में वो बहुत पीछे चला जाता है। और इसमें कुछ कमियां भी हैं संसदीय सचिवालय में, जैसे आप देखेंगे कि कानूनी फ्रेमवर्क की अनुपस्थिति होती है, स्वायत्तता की कमी होती है और स्वतंत्र कैडर की भी अनुपस्थिति देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपसे प्रीलिम्स के लिए स्टेटमेंट वाइज आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सचिवालय के कार्य क्या होते हैं। तो पहला कार्य होता है कि सचिवालय सहायता उपलब्ध कराना, जो कामकाज होता है उसमें, और साथ ही साथ प्रतिदिन की कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, जो सदन में लोकसभा की हो रही है या राज्यसभा की। अनुसंधान और संदर्भ सामग्री तैयार करना। पीठासीन अधिकारी को सहायता और सलाह दी जाती है महासचिव के द्वारा। वहीं विभिन्न संसदीय समितियों को सचिवालय सेवाएं प्रदान की जाती है। जो भी संसदीय समिति होती है उनको सचिवालय क्या करता है, अपने स्टाफ के माध्यम से सेवाएं देता है, और वेतन और अन्य भत्तों का भी भुगतान यही सब लोग देखते हैं। जो संसद सदस्य होते हैं या सचिवालय के सदस्य होते हैं, उनको जो वेतन भुगतान होता है वो सब सचिवालय के माध्यम से ही देखा जाता है। तो ये तो थे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट वाले। अब हम देखेंगे न्यूज इन शॉर्ट्स, और आज ही हम पॉलिटी सेक्शन को कंप्लीट करके कल से इंटरनेशनल रिलेशन को हम लोग शुरू कर देंगे। तो बने रहिए, वीडियो अगर लास्ट तक आप देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सारे टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैंने 1 या 2 तारीख को ही पीडीएफ को पोस्ट कर दिया है। साथ ही साथ अच्छी लग रही हो वीडियो, यहाँ तक देखिए तो लाइक जरूर कर देना। टॉपिक है आपका इन शॉर्ट में कि पाकिस्तान से आए 108 प्रवासियों को गुजरात में नागरिकता प्रदान कर दी गई। तो की पॉइंट्स क्या हो गया, नागरिकता हो गई। तो इससे संबंधित हम प्रावधान समझेंगे कि 2021 में ही गृह मंत्रालय ने एक आदेश दिया कि गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनके कुछ जिलों में कलेक्टर्स को यानी डीएम को ये पावर दी गई कि वो नागरिकता दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं समझिएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 और 6 के तहत भारत के नागरिक का पंजीकरण और देशीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करना, ये कलेक्टर्स करेगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक समुदाय संबंधित किसी भी व्यक्ति के संबंध में यह लागू होगा। अब अल्पसंख्यक समुदाय कौन कौन थे, जो आपको याद होगा 2019 का जो विधेयक था, याद होगा आपको, तो उससे हम बात करेंगे। 2019 का नहीं था,
2001। लेकिन उससे पहले हम नागरिकता के सामान्य नियम समझते हैं कि कोई भी विदेशी नागरिक देशीकरण के द्वारा यानी नेचुरलाइजेशन के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, बशर्ते अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। उसके लिए सामान्यतः वो 12 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो और जिस समय उसने नागरिकता के लिए आवेदन किया हो ठीक उससे पहले 12 महीने लगातार भारत में रहा हो और 12 महीनों से पहले भी वो 14 वर्षों में कुल मिला के 11 वर्ष तक तो भारत में जरूर रहा हो और 1955 की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट जो पात्रताएं हैं वो उस पर लागू हो रही हो। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि नागरिकता के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है वो भाग 2 में दिए हुए हैं, जिसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 इसमें जो है कि नागरिकता संबंधित जो है कि विस्तार किया गया है। और अनुच्छेद 11 ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि संसद को पूरा अधिकार दिया गया नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई भी प्रावधान वो कर सकती है। आगे देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने के तरीके क्या हैं। जैसे जन्म से नागरिकता प्राप्त कर लो, फिर उसके बाद वंश के आधार पे कर सकते हो, क्षेत्र के अधिग्रहण के आधार पे, देशीकरण के आधार पे या फिर पंजीकरण के आधार पे। और इसके बारे में पूरी जानकारी भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में दी गई है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक को देखते हैं। सांसद विधायकों की अयोग्यता से संबंधित एक टॉपिक आया हुआ है, बहुत ही आसान टॉपिक है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हासन निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया। कैसे? क्योंकि इस प्रत्याशी ने संपत्तियों की मूल्य का गलत खुलासा किया था, टैक्स की चोरी करता था और भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया था। और आपको भी पता है कि अगर जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो एक हलफनामा आपको देना पड़ता है अपने जिलाधिकारी के समक्ष। जैसे आपने एक वायरल देखी होगी फोटोज जो लिखते हैं ना कि मुझे बस इसी दिन के लिए यूपीएससी क्लियर करना है, कि बनारस के डीएम के सामने मोदी जी प्रधानमंत्री तो थे ही थे, उन्होंने खड़े होकर जो है कि वहां के डीएम को अपना ज्ञापन दिया कि मैं बनारस की संसदीय सीट से चुनाव लड़ना चाहता हूं 2019 में, 2014 में। वहां का डीएम बैठे हुए उस पत्र को ले रहा है क्योंकि डीएम इस समय प्रधानमंत्री से बड़ा हो गया। क्योंकि प्रधानमंत्री जिस समय ये ज्ञापन दे रहे हैं, हलफनामा दे रहे हैं अपनी संपत्ति का, अपनी एजुकेशन का, अपने फैमिली बैकग्राउंड का, उस समय वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है बल्कि एक आम नागरिक है। और एक आम नागरिक से बड़ा पद होता है एक डीएम का। तो ये चीजें समझिएगा आप। तो इस तरीके से उस हलफनामे में सारी जानकारी देनी होती है, जो कि कर्नाटक के हासन निर्वाचन क्षेत्र से जो कैंडिडेट खड़ा था उसने जानकारी गलत दी थी, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने पूरे चुनाव को रद्द कर दिया। अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत हाईकोर्ट को कुछ आधारों पर चुनाव को अमान्य घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है। और कैसे होगी इसके बारे में समझिए। एक बार चुनाव अमान्य घोषित हो जाने पर सदस्य को अपना पद त्यागना पड़ता है। और अगर हाईकोर्ट के फैसले से अगर आप असहमत हैं, उसके फैसले से खुश नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? बहुत करोगे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बस इससे ज्यादा और आप कुछ नहीं कर सकते हो। अच्छा, विधायिका के किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण 3 स्थितियों में होता है। एक तो होता है आरपीए एक्ट 1951, जिसमें कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी जाती है तो वो सजा की अवधि कंप्लीट करने के बाद अगले 6 साल तक और चुनाव नहीं लड़ सकता। अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी के साथ यही केस हुआ कि सूरत हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम पर राहुल गांधी को कितनी बड़ी सजा दी? 2 साल की। ये पूरी एक प्लानिंग थी, क्या थी, इस पर कोई हम डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन बस इतना समझना है कि एक मोदी टाइटल पे उन्होंने जो भी भाषण दिया कर्नाटक चुनाव में, केवल एक टाइटल पर जो है कि आप 6 महीने दे सकते थे, 5 महीने दे सकते थे सजा, 1 साल दे सकते थे, लेकिन डायरेक्टली 2 साल की दी गई। क्योंकि पता था कि अगर 2 साल की सजा मिलेगी तो पहली चीज संसद की सदस्यता रद्द होगी, दूसरी 2 साल की सजा मिलने का मतलब हो गया कि 2 साल बाद आप अगले 6 साल के चुनाव भी नहीं लड़ सकते। इट मीन 2024 में राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाते। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट से राहत दी गई कि 2 साल की सजा देने का क्या प्रावधान था। अगर टाइटल का इशू था, मोदी सरनेम का इशू था, चाहे उन्होंने ललित मोदी के लिए कहा या जिसके लिए भी कहा, तो इस टाइटल पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइन दी कि ये कोई आधार नहीं बनता कि आप सीधे किसी सांसद सदस्य को 2 साल की सजा दे सकते हैं। इसके लिए कोई आधार नहीं बनता ये। तो राहुल गांधी की जो आरोप थे इसको बरी कर दिया गया और राहुल गांधी को दोबारा संसद में सदस्यता ग्रहण कराई और फिर उन्होंने संसद में जाके अपनी बयान देना शुरू किया। तो आप इस मुद्दे को समझिए कि क्यों 2 साल की दी गई, ताकि वो अगले 6 साल चुनाव लड़ पाए। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा एक है संविधान की 10वीं अनुसूची। अगर इसके आधार पर कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित होता है तो वो भी बाहर हो जाएगा। हालांकि इसका निर्णय स्पीकर महोदय के द्वारा किया जाएगा, जो कि एक अर्धन्यायिक संस्था के रूप में काम करेगा। और संविधान के अनुच्छेद 102 और राज्य विधानसभा के लिए 191 के तहत जो है कि अयोग्यताओं से संबंधित पद दिए गए हैं, जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या दिवालिया हो
या वैध नागरिकता ना हो या लाभ का पद धारण करता हो, इन आधारों पर भी हम संसद के सदस्य को अयोग्य ठहरा सकते हैं। और अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा जेल सुधार है, और ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा, क्योंकि हालांकि गृह मंत्रालय की एक संसदीय समिति है, उसने जेलों की स्थिति, अवसंरचना और सुधार पर अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने यही बताया कि अत्यधिक भीड़ भाड़ अर्थात जेलों में राष्ट्रीय औसत ऑक्यूपेंसी दर जो है वो 130.2% है, जो कि जिसमें कुल कैदी जितने भी हैं जेल में उसमें 77 कैदी तो विचाराधीन है। उनके ऊपर मामला या मुकदमा फाइनल हुआ ही नहीं कि ये दोषी है भी या नहीं है, लेकिन अभी भी उन पे मुकदमा चल रहा है। कर्मचारियों की कमी है, लगभग 30% जो है कि कर्मचारियों की संख्या कम है। महिला कैदी की बात करें तो लगभग 22,918, इट मीन्स की अप्रोक्स 23,000 महिलाएं कैदी ऐसी हैं, जिसमें से 1,650 महिला कैदी अपने 1867 बच्चों के साथ जेल में रह रही हैं। और ऐसे में महिला विशेष जेलों की संख्या भी कम है और कुल कर्मचारियों महिलाओं की संख्या भी केवल 13% है, यानी कि 13.77% है, बहुत ज्यादा नहीं है ये। और जेल बजट की बात करें तो जो भी जेल बजट आता है उसमें 0.6% ही कैदियों के व्यवसायिक शैक्षिक प्रशिक्षण पर और मात्र 1% उनके कल्याण से संबंधित गतिविधियों पर खर्च किया जाता है। यानी पूरा पैसा भी खर्च नहीं किया जाता जेलों के कैदियों पर, क्योंकि मान लिया जाता है कि जेल के कैदी पहले से ही क्राइम करके आए, उनके ऊपर हम क्या ही पैसा खर्च करेंगे। जबकि जेल का जो कॉन्सेप्ट आया था दोस्तों, वो उनके जीवन में सुधार करने के लिए लाया गया था, न कि उनसे बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए नहीं। अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर वो छूटेंगे और फिर वही क्राइम करेंगे। तो उनमें सुधार लाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, लगातार उनके बीच बीच में जो है कि एक्सपर्ट के साथ उनके सेशन कराइए, वहां पे योगाभ्यास कराइए, योग टीचर को बुलाइए। तो इसके माध्यम से ही उनके विचारों में सुधार किया जा सकता है। और सिफारिश ने और क्या क्या कहा कि जेलों की क्षमता बढ़ाने या अन्य विकल्पों पर विचार करने की बात की गई। 2023 में घोषित गरीब कैदियों के लिए सहायता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। जमानत पर छूटे कैदियों की निगरानी करने के लिए तकनीक का उपयोग करो कि ट्रैक करने के लिए उनकी बॉडी पे या कहीं पर भी ब्रेसलेट पहना दिया जाए। जैसे कहते हैं ना, जेलर क्या कहते हैं, जो वहाँ के डीएसपी होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, वो कहते हैं कि तुमको जमानत पे मिली है, रिहा किया गया है, तुम्हारी सजा खत्म नहीं हुई है, तो शहर से बाहर जाने के लिए आपको यहाँ पे सूचित करके जाना होगा, परमिशन देके जानी होगी। तो हम कहते हैं कि अगर कोई सूचित नहीं कर रहा है, कोई परमिशन नहीं दे रहा है, तो आप उसकी बॉडी में एक ब्रेसलेट लगा दीजिए ताकि उसे ट्रैक किया जा सके वो कहाँ कहाँ जा रहा है, कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है, किसी आतंकवादी संगठन से तो नहीं मिल रहा है, अलगाववादी समूहों से तो नहीं मिल रहा है, तो ट्रैक किया जा सकता है उनको। तो इस तरीके से हम सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ औपनिवेशिक काल की जेलों की विरासत और स्मृतियों को संरक्षित कर उनका जीर्णोद्धार किया जाए और पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाए। जैसे आप देख सकते हो कि सेलुलर जेल को दिखा सकते हो, काला पानी की सजा कैसे दी जाती थी, अंडमान निकोबार में जो जेल है उसको विजिट करा सकते हो, पूना का आगा खां का महल जहां महात्मा गांधी को बंद किया गया था, ऐसे जेलों को दिखा सकते हो। हजारीबाग जेल को दिखा सकते हैं, हजारीबाग जो बिहार में जेल है जहां से जयप्रकाश नारायण भाग गए थे। तो ऐसे कुछ जेलें हैं जो ऐतिहासिक स्तर की, वहां पे लोगों को विजिट कराइए, टूरिज्म के माध्यम से वहां पे बढ़ाइए। और साथ ही साथ राज्य सरकारें कैदियों के कल्याणकारी गतिविधियों के लिए जेल विकास कोष का भी गठन कर सकती हैं। तो जेल सुधार में कुछ केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जैसे 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आप देखोगे कि राज्य सूची का ये विषय होता है जेल और उसमें बंद कैदी। वहीं गृह मंत्रालय ने राज्यों को मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कुछ कानून दिए, जैसे मॉडल जेल मैनुअल 2016 और आदर्श कारागार अधिनियम 2023। तो ये था दोस्तों आज की क्लास का डिस्कशन। और अब हम बात करेंगे कल की क्लास में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध रहेंगे भारत और G20 से संबंधित, क्योंकि भारत ने अभी सितंबर में ही अध्यक्षता की थी, 9 से 11 सितंबर के बीच में G20 की, जो कि पहली बार सदस्यता मिली थी, मतलब अध्यक्षता मिली थी भारत को। तो इससे संबंधित पहलू को हम देखेंगे कि क्या भारत की आर्थिक जीडीपी में क्या सुधार होगा, वैश्विक स्तर पे भारत की क्या भूमिका रहेगी, इन सभी चीजों पे हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं इसी तरीके की अगली क्लास में, और मंथली मैगजीन आपको सबसे बेहतर तरीके से यहाँ पे मिलेगी पूरे यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।